हेलो चैम्स, सो आई होप आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग सुपर्ब। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपको जरूर रिवाइज करके जाने चाहिए बिफोर योर एग्जाम फ्रॉम दिस यूनिट कॉल्ड नेशनल इनकम। वैसे तो आपको पता है इस यूनिट में से हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एंड थ्रू आउट द ईयर यू मस्ट हैव प्रैक्टिस देम। बट इस टाइम पे कुछ ऐसे 15-20 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने चाहिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए and you feel confident enough to attempt these type of questions, right? So इस यूनिट में से 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी आपको वेटेज बताई है हर चैप्टर की। So lately CBSE has started asking a numerical question of 3 marks from this unit. पहले 6 मार्क का क्वेश्चन आता था बट अब 3 मार्क्स का आने लगा है और वो भी चॉइस में। तो हो सकता है न्यूमेरिकल के साथ एक चॉइस में क्वेश्चन हो, कोई थियरी क्वेश्चन हो सकता है इसी यूनिट से। जैसे इस बार के सैम्पल पेपर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क का जो एमसीक्यू होगा उसमें भी कुछ हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड वो आपसे कुछ कैलकुलेशन पूछ ले। ठीक है, तो हमें अच्छे से रिवाइज करके जाना है। वैसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजी होते हैं बट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा कि डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो आपकी नेशनल इनकम होती है दैट इज एनएनपीएफसी। ठीक है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे देखकर आप इतना समझ सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से वैसे हमें मिलता है जीडीपीएमपी। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें एक तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक हमारा गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। देन द सेकेंड कंपोनेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है आपका चेंज इन स्टॉक, तो हमें दोनों लेनी है यहाँ पर क्योंकि हियर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज गिवन बट वी नीड टोटलिटी में। तो यहाँ पे एक तो 200 आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वी वुड ऑल्सो टेक। इसके साथ साथ वी टेक नेट एक्सपोर्ट्स जो आपको माइनस में गिवन है, तो ठीक है माइनस में ले लो, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो अब जीडीपी एमपी आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 1000, तो 1000 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ इज योर जीडीपी एमपी। एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। ये इस बार के आपके सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है। आई होप आपने पूरा सैम्पल पेपर रिवाइज कर लिया, इफ नॉट मेक श्योर टू डू दैट। मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां से। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि 40 है। एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन हमने देख लिया है 40 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है यहाँ पर 120। तो बेसिकली इसमें से 160 आप माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर एज 840 करोड़। 840 करोड़ इज योर डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएफसी। ठीक है, यहां तक देख लो। इज इट क्लियर टू यू? चलिए देन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। वैसे भी एक्सपेंडिचर मेथड से जो उसका फॉर्मूला है उससे हमें जीडीपी एमपी ही मिलता है एंड दैट इज व्हाट दे वांट। तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट कर देते हैं। पहला होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट। सो वी हैव प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें ये फिक्स्ड गिवन है, तो हमें साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेना है विच इज चेंज इन स्टॉक, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स जो कि आपको माइनस में गिवन है. सो दैट्स इट. तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22,860. ये करोड़ में आ गया. ठीक है, सिंपल है ना. वहां पे आप पूरा लिख देंगे एक बार फॉर्मूला. जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या क्या दिखा रहे हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और अगर बहुत जल्दी में हो, पेपर छूट रहा है, फिर आप ऐसे दिखा दो, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 4. इस तरह से आप दिखा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वैसे पूरा ही लिखें. ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं. कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ₹200. ठीक है, देखते हैं क्या है. सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 firms, firm A and firm B. Firm A sold goods for ₹2,000 to firm B and purchased goods for ₹1,000. Firm B exported goods for ₹2,500 and had domestic sales of ₹1,500. तो बहुत सिंपल है. देखो, 2 फर्म्स गिवन है. यहाँ पे बात हो रही है आपकी वैल्यू एडेड मेथड की, जिससे हमें क्या मिलता है. अगर हम अलग अलग फर्म्स का देखें तो एक फर्म का पहले हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर दूसरी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर थर्ड फर्म का. जितनी भी फर्म्स इकोनॉमी में है सबका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं. फिर जब उसको ऐड करते हैं तो जीडीपी एमपी मिलता है. डिफरेंट फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस करके हमें जीडीपी मिलता है. यहाँ पे 2 ही फर्म्स हैं, तो पहले अगर हम फर्म ए की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट. इसमें आपका आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लेते हैं अपने नॉन फैक्टर इनपुट्स, बेसिकली रॉ मटेरियल. ऑलराइट, फर्म ए की बात कर रही हूं तो फर्म ए ने, ये मैंने बताया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो फर्म ए ने जो सेल किया है वो है 2000 का सामान, एंड फर्म ए ने जो खरीदा है सामान उसे हम इंटरमीडिएट मान लेंगे कि ये रॉ मटेरियल खरीदा होगा. ठीक है, तो दैट्स इट. ये आ गया हमारा 1000 आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए. ठीक है, ऐसे ही हम फर्म बी का भी फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा पूरी इकोनॉमी का. तो फर्म बी का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है दैट इज ऑल्सो सिमिलर वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैसे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के साथ साथ आप 2 वीडियोस और कवर करना. अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में. वहां पे मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तीनों मेथड्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है. सो यहाँ पे बी जो है इसने एक तो एक्सपोर्ट किया है. ठीक है, एक्सपोर्ट इज ऑल्सो सेल्स, तो ये 2500 आ गया, प्लस उसने कुछ डोमेस्टिक सेल्स भी की है यानी अपनी ही कंट्री में. क्या बी ने कुछ सामान खरीदा भी है? तो इसके लिए आप यहां से देखें, फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी, तो ये फर्म बी की परचेजेस हैं, तो इसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लेंगे. कितना है ये? 2000. ठीक है, सो दिस इज 4000 माइनस 2000, ये आ गया हमारा 2000. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी वुड गेट GDPMP which is 3000. Now what have they asked us actually? NDPMP is what they have asked us. तो यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज 200. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2800 रुपीज. 2800 इज आवर फाइनल आंसर. जो भी यूनिट्स गिवन होंगी क्वेश्चन में वो साथ में लिख देंगे. चलिए उसके बाद देखते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. Alright, so this question is quite interesting. ये आपके CBSE का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, और ये 3 मार्क्स में आया था. देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे. फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए.
तो वैल्यू एडेड जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है ये होती है नॉन फैक्टर इनपुट्स जो फर्म ने खरीदे हैं, बेसिकली द रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक एक आइटम को स्टडी करते हैं। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, नहीं इसे नहीं लेंगे। फैक्टर इनपुट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम नहीं मानते एज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नॉन फैक्टर इनपुट्स को हम लेते हैं, तो इसे हम लेंगे। सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यस इसे भी हम लेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ही होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो भी सामान आपने प्रोड्यूस किया है। देन import of raw materials by firm A from rest of the world, yes ये भी सामान आपने खरीदा है, रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, चाहे आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदा हो चाहे बाहर से खरीदा हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड देन excess of opening stock over closing stock, excess of opening stock over closing stock ये गिवन है, बट जो मुझे यहाँ पे चाहिए होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी मुझे चाहिए तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट गिवन है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो इसे हमें माइनस में लेना होगा। चलो देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्स ले लो 10 की, प्लस चेंज इन स्टॉक, मुझे चाहिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट यहाँ उल्टा गिवन है तो इसे मुझे नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा। देन आई ऑल्सो नीड माई इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड ऑल्सो जो मैंने इंपोर्ट्स किए हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स के, राइट। अब देखो इसे आप सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 माइनस 52, ये 55 हो गया माइनस में और 10, तो माइनस में 45 आ गया, माइनस 45 करोड़। पहले तो माइनस में आ गया है, बच्चे घबरा गए, बट मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखा है कि माइनस में आंसर आ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया कि माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा डाउट जो है बच्चों के मन में, और जो कुछ बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए है, ये टोटल जो रॉ मटेरियल खरीदा है फर्म ए ने वो है, और जो इंपोर्ट्स उसने किए हैं बाहर से वो भी इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि अलग से नहीं लिखा कि ये आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदे हैं। टोटैलिटी में लिखा है कि आपने नॉन फैक्टर इनपुट्स इतने खरीदे हैं, तो इसी में आ रहा होगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदे हैं या जो बाहर से खरीदे हैं वो इसी में आ रहा होगा। तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस इज वन पर्सपेक्टिव। तो मैं आपको बताती हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है। जो इसकी आपको मार्किंग स्कीम में गिवन है, उन्होंने दोनों लिए हैं, इसे अलग से लिया है, इसे अलग से लिया है। इफ आई वर एट योर प्लेस तो मैं एक अजम्पशन दे दूंगी नीचे कि मैंने माना है कि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदे हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खरीदे हैं, तो हमने दोनों को ले लिया है। ऑल्सो बच्चे, क्यों सीबीएसई ने इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है, क्योंकि 2 में 50 कैसे इंक्लूडेड होगा मैथमेटिकली, 2 करोड़ में 50 करोड़ कैसे इंक्लूड होगा, सेंस नहीं बनती है। हाँ, अगर ये वैल्यू बड़ी होती जैसे 200 करोड़ तो हम ये अजम्पशन ले सकते थे कि इस परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स में ये इंपोर्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे, बट फिर भी मैं अजम्पशन जरूर लिख देती नीचे कि मैंने क्या माना है। क्या मैंने माना है कि इसी में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है या मैंने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। द रीजन इज कि 2 करोड़ में 50 करोड़ की वैल्यू कैसे इंक्लूडेड हो सकती है, इट साउंड्स इलॉजिकल, इसलिए दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। बट इन आइदर केस आप नीचे नोट देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी और बुक में मिल सकते हैं एंड दे माइट हैव टेकन दिस अजम्पशन कि ये जो इंपोर्ट्स हैं वो इसी का पार्ट है, विच इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि ज्यादातर हम क्वेश्चंस इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो अपने आप में कंप्लीट है
और बाकी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉन फैक्टर इनपुट्स फर्म ए ने जो खरीदी है। अब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी खरीदी है और बाहर से भी खरीदी है, ऐसा मानना लॉजिकल होता है। बट आप क्यों नहीं मान रहे इस क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर रही हूं, क्योंकि 2 में 50 इंक्लूडेड कैसे होगा, थोड़ा इलॉजिकल लगता है। इन आइदर केस आप पेपर में अजम्पशन क्लियरली लिख के आओगे कि आपने क्या माना है, ठीक है। व्हाट इज माय सजेशन, अगर तो ऐसी वैल्यू होती है फिर तो अलग अलग ट्रीट करना, बट अगर ये वैल्यू बड़ी होती है तो आप नीचे नोट लिख देना कि हमने माना है कि परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स में ही इंपोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। बट यू हैव टू गिव द अजम्पशन फॉर क्लैरिटी। चलिए उसके बाद नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यूजिंग द गिवन डेटा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी वही वैल्यू एडेड मेथड से कुछ ये रिलेटेड है। सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, सेल को तो हम डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स नहीं, कैपिटल एसेट्स को आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानते, ये रॉ मटेरियल नहीं होते, दे आर नॉट यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने भी हमसे सामान लिया है, तो ये भी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। ये हमने मार्केट में सामान बेचा है और गवर्नमेंट ने भी हमसे सामान लिया है। सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस, यस, ये भी हमारी आउटपुट का पार्ट है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और कुछ प्रोडक्शन मैंने खुद ही कंज्यूम की है, दैट इज ऑल्सो टेकन एज अ पार्ट ऑफ माई आउटपुट। एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, यस, ये आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ये आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ते हो, अगर एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, दैट इज योर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज आपको मिल रही हैं, देखते हैं इसका क्या करना है। सो बेसिकली मुझे मेरे फॉर्मूला से मिलेंगी ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक तो सेल लेंगे आप जो मार्केट में की है, प्लस गवर्नमेंट ने जो आपसे प्रोक्योर किया है, प्लस आपने जो सेल्फ कंजम्पशन की है, माइनस जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है विच इज योर मेंटेनेंस ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, सो दिस इज 73 व्हाट इज द यूनिट, 73 करोड़, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये एनडीपीएफसी क्यों नहीं है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों नहीं है। देखो, अगर वैल्यू एडेड है तो इसको ऐसे समझो कि ये एक फर्म की बात हो रही होगी, है वैसे इसकी नेचर एनडीपीएफसी जैसी, बट ये एक फर्म की बात हो रही है, इसलिए हम नेट वैल्यू एडेड लिख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है। नाउ ये जो होता है जीवीए, ये एमपी पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि वैसे भी आउटपुट की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, विच इज एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें चाहिए डेप्रीसिएशन, बट देयर इज नो डेप्रीसिएशन इन द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रैक्टर, फिर हम फाइंड आउट कर सकते थे डेप्रीसिएशन। आई होप यू नो दैट। अभी हमारे पास डेप्रीसिएशन नहीं है, बट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, विच आर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिख रहे, तो मैं उसे 0 ले लेती हूँ, और सब्सिडीज मुझे दिखाई दे रही है 3। तो प्रॉपरली इसे सॉल्व करें, 73 माइनस 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 प्लस हो गया, सो दिस इज 76 रुपीज। 76 करोड़ इज योर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बताइए, बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस काफी पॉपुलर हैं, 1 मार्क में आ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स आर गिवन।
क्या है वैल्यूज? रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स की वैल्यूज ये और ये है। तो वी नो द फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका प्रॉपर लॉजिक भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो दिस इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। आपको पता है नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है और रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस पे, और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 होता है। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स है 125, हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है और रियल जीडीपी गिवन है एज 500। तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी इजी। ये आ जाएगा हमारा 625 करोड़। 625 करोड़ इज योर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करके जाना, वेरी इजी। देन कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो हमारा वैल्यू एडेड वाला मेथड है उसी से रिलेटेड है ये। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें मिलता है एज वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लेंगे सेल्स जो कि है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इज 2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ध्यान से देखना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो एक ही बार यूज होते हैं या फिर विच आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच इज एक्चुअली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड because it is used by the producer and it is single use because it is used up in the process of production. समझते हो ना, raw material हो, so single use producer goods are nothing but raw material. और जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है वो नहीं, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होते, तो लंबे समय के लिए चलेंगे, मे बी मशीनरी, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 22 माइनस 5, सो दिस इज 17। बट अभी हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें पहले माइनस करनी है डेप्रीसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ से हम डेप्रीसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है अकाउंट्स में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड वाले फॉर्मूला में पढ़ते हो कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप नहीं गिवन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो इससे हमें मिल जाएगा डेप्रीसिएशन पर एनम। तो दिस इज 1, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिखाई दे रहा है 1, और सब्सिडीज नहीं है, तो लेट इट बी। ये आ गया हमारा 15। लेट्स से यहाँ पे यूनिट्स हैं इन लाख, तो ये आ गया हमारा 15 लाख। ठीक है, इजी। चलिए आगे देखते हैं। देन सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स वाज रुपीज 2000 crores इन 2018-19। तो 2018-19 में एक्स जो कंट्री है उसका जीडीपी है 2000 करोड़, ओके। whereas the GDP of nation Y in the same year is 1,20,000 crore। ठीक है, ये रुपीस करोड़ में हमें वैल्यूज गिवन है। If the GDP of nation X rises to 4,000 crore in the year 2019-20 and of nation Y it becomes 2 lakh crore, then compare the rate of change of GDP of nations X and Y taking 2018-19 as the base year. This is very easy. क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ये पता नहीं क्या पूछ लिया, बट दिस दे आर जस्ट आस्किंग यू द परसेंटेज चेंज और द रेट ऑफ चेंज। तो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओरिजिनल, तो ये आ गया 4000 माइनस 2000, 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और द बेस ईयर, जो कि उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया है, वैसे यही है बेस ईयर, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो ये आ गया हमारा 100%। देयर इज 100% चेंज हियर, और यहाँ पर चेंज, सो दिस इज 80,000
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 1,20,000 into 100. ठीक है, सो दिस इज 66.67%. That's it. This is the rate of change. ठीक है, और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो नेशन एक्स है दैट हैज परफॉर्म्ड बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई है परसेंटेज वाइज देखें तो कंपेयर्ड टू नेशन वाई. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देन यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो आपको पता है इनकम मेथड से हमें मिलता है. इनकम मेथड से वैसे हमें व्हाट डू वी गेट, एनडीपीएफसी. 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए. तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो उन्होंने हमसे पूछा है. यहाँ पे हमें जीडीपी एमपी गिवन है. जीडीपी एमपी इज गिवन एज 200. पहले मैं इसको एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर लेती हूँ सो दैट आई कैन पुट इट हियर इन द फॉर्मूला टू गेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करनी है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए. तो डेप्रीसिएशन इज 50 हियर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है और सब्सिडीज. डू वी हैव सब्सिडीज हियर? नहीं, सब्सिडीज नहीं है, तो लेट इट बी. तो ये हमारा आ गया है 140 रुपीज 140 करोड़. ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. और प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स. तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट तो ले लेंगे, बट एक्चुअली हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए होता है. प्रॉफिट के 3 टुकड़े हो जाते हैं, डिविडेंड, टैक्स और रिटेन अर्निंग्स. तो ये तो आफ्टर टैक्स है, तो इसमें मुझे टैक्स भी ऐड करना है, तब मुझे मेरा टोटल प्रॉफिट मिलेगा. सो ये प्रॉफिट हो गया. रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है. सो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. मिक्स्ड इनकम, इज इट गिवन टू यू? नहीं, मिक्स्ड इनकम नहीं है. सो दिस इज वेरी इजी. यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ. दिस इज 25, 25, 50, 50 एंड 45, 95. तो 140 माइनस 95 इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सो दिस इज टोटल 45 करोड़. 45 करोड़ इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इज इट इजी फॉर यू? ये हमारा इनकम मेथड है. ठीक है, सिंपल. चलिए मूविंग ऑन. देन आगे देखते हैं. डेप्रीसिएशन फाइंड करनी है कैपिटल एसेट पे, बहुत ज्यादा इजी है. तो डेप्रीसिएशन हमें पता है पर एनम कैसे निकलती है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में. एंड दिस इज सो सिंपल. 1000 माइनस 20, तो ये आ गया हमारा ₹50 करोड़. ₹50 करोड़. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. वैल्यू एडेड बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. फर्म बी का ही बताना है. तो देखते हैं. Firm A sold to Firm B goods of 80 crore. Firm A ने बेचा है B को, and C को बेचा है 50 crore का. To households 30 crore, and goods of value 10 crore remains unsold. This is with Firm A. Then Firm B sold to Firm C goods of 70 crore. To Firm D 40 crore. Goods of value 30 crore were exported, which is also a part of value of output, and goods of value 5 crore were sold to the government, which is again a part of value of output. तो पहले हमें value of output find out करना है. Value of output for firm B. ठीक है, तो B ने जितनी भी sales की है, या even change in stock, but that is not given here. So 70 plus 40 plus 30 plus 5, ये आ गया हमारा 145.
145 crore is the value of output for firm B. ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है वैल्यू एडेड बता दो। वैल्यू एडेड ये वही होता है GVAMP, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो उसके लिए फर्म बी, सॉरी, उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जो अभी हमने फाइंड आउट किया है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो बेसिकली फर्म बी ने कोई परचेजेस की होंगी रॉ मटेरियल की। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यहाँ पे निकल गया 145 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे ध्यान से देखना, फर्म ए ने जो फर्म बी को बेचा वो फर्म बी की परचेजेस हैं, वो फर्म बी की परचेजेस हैं, तो वो रॉ मटेरियल की परचेजेस होंगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया एंड द फाइनल आंसर ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज 65 करोड़। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ हिडन जेम्स वाले वीडियोज में। यूज दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेजिनरी कंट्री। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी गिवन है और जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, विच इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ वन इकोनॉमी। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम एंड वाई? देखो, बेस ईयर जो होता है ना, बेस ईयर, उसका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम होता है, क्योंकि उसमें जो प्राइसेस है वो सेम ही यूज हो रहे हैं। रियल जीडीपी में बेस ईयर के प्राइसेस यूज होते हैं और नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइसेस। तो अगर बेस ईयर की बात हो रही है तो दोनों सेम होंगे। और बेस ईयर कौन सा है वो ये है, हमें यहाँ पे पता लग रहा है बिकॉज बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2014-15 is the base year and for this year real GDP and nominal GDP are the same. Okay, the next part of the question is calculate real GDP for the given years. ये सभी तीनों years का हम real GDP find out करेंगे। ठीक है, that is easy, हमें पता है the formula is GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP into 100. So we can find out. तो इसका रियल जीडीपी तो नॉमिनल जीडीपी के बराबर ही आएगा बिकॉज दिस इज द बेस ईयर। हमने पहले भी बात की है इस बारे में, बट आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर, दिस वन, तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर है 140 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 8.4 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी विच वी वांट टू नो इनटू 100। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रियल जीडीपी आएगा 6। The value will be 6 here. And if we talk about this year, तो यहाँ पे find out कर लेते हैं GDP deflator 125 is equal to nominal GDP which is 9 divided by real GDP into 100. तो ये आप solve करेंगे तो आपका आएगा 7.2. तो real GDP 6.5, 6, 7.2. उन्होंने पूछा था इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल जीडीपी फॉल्स? यस, द रियल जीडीपी हैज फॉलन इफ वी कंपेयर दिस ईयर टू दिस ईयर। व्हाट कुड बी द रीजन? रियल जीडीपी कम हो रहा है बट नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ रहा है। तो हो सकता है जो प्रोडक्शन है वो ना बढ़ी हो और सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे द प्रोबेबल रीजन कुड बी राइज ऑफ प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है, इस वजह से नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसमें तो करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, और रियल जीडीपी कम होता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्शन कम हो गई होगी और प्राइसेस बढ़ गए होंगे। सो दैट इज द कॉज why real GDP has fallen. Then यहाँ पे हमें national income find out करना है expenditure method से। This is not going to be difficult. वैसे expenditure method से हमें मिलता है GDPMP और national income होता है NNPFC। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले तो private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure, then we take gross domestic capital formation। तो यहाँ पे net domestic capital formation given है, इसमें हम depreciation add कर सकते हैं if given, if not let it be, क्योंकि बाद में भी डेप्रीसिएशन माइनस होनी है, क्योंकि ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है तो बाद में डेप्रीसिएशन एनीवे माइनस होनी है और यहाँ पे एक बार प्लस होनी है।
तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। वाई प्लस होनी है क्योंकि यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, बट हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स विच आर गिवन इन नेगेटिव, तो दैट्स इट, यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज 1300 प्लस 200, 1500 माइनस 25, सो दिस इज 1475। जीडीपी एमपी इज 1475। अब अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए तो डेप्रीसिएशन तो है नहीं, उसे छोड़ दो। वैसे भी लाइक आई सेड यहाँ पे प्लस होनी थी, डेप्रीसिएशन यहाँ माइनस, तो वी कैन इग्नोर इट। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है बट नेगेटिव में गिवन है, कोई बात नहीं। प्लस देन एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बट इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू। सो 1475 माइनस 10 एंड माइनस 100, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा विच विल बी 1365, 1365 करोड़। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है एनडीपीएफसी, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अगेन एक्सपेंडिचर मेथड की दिखाई दे रही है, जिससे हमें मिलता है जीडीपी एमपी। फर्स्ट वील टेक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन वी विल टेक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन वील टेक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे फिक्स्ड गिवन है इन्वेस्टमेंट, देन वी ऑल्सो नीड टू टेक चेंज इन स्टॉक विच इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज एडिशंस टू द स्टॉक। देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट 700 है, इंपोर्ट्स 200 है, तो 500 आ गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे we'll get it as, ये हमारा आ गया 3500, 4500, 5000, 5300, but we need NDPFC, so माइनस करेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, which is consumption of fixed capital 250, and also माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर अगेन गिवन एज 350, तो इसमें से हमें 600 माइनस कर देना है। 600 माइनस करेंगे तो आएगा 4700 करोड़, 4700 करोड़। इज दैट फाइन? चलिए देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है विच इज एनडीपीएफसी। आपको पता है डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो इनकम मेथड की गिवन है, और एक्चुअली हमें एनडीपीएफसी ही मिलता है हमारे इनकम मेथड से। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, द सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो रेंट और इंटरेस्ट गिवन है। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और जो लास्ट कंपोनेंट होता है दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये आ गया हमारा 4700 करोड़। I hope this is clear to you and these are some of the most important questions जो आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। Keep working hard, और जो भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है कमेंट्स में लिख दीजिए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।